पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो उससे अवगत होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ये नीतियाँ हैं और उसके माध्यम से मैं ये कर सकता हूँ। तो ये जो चैलेंज है, तो इस चैलेंज में एक तो होता है कि जिसको खाना मिल नहीं रहा है, और दूसरा चैलेंज ये है, इट इज कॉल्ड एज हिडन हंगर। तो हिडन हंगर क्या है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना मिलना, चाहे वो जिंक है, चाहे वो आयरन है, कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना मिलना, ये जीरो हंगर है, तो हिडन हंगर है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने का जो काम है वो आयुर्वेद के माध्यम से होता है। और वो कैसे होता है, तो जो हमारे यहाँ कई सारे जो अलग अलग चीजें तिल है, जीरा है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो कैल्शियम होता है, वो ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की गोली में नहीं है, वो तिल में है, वो जीरे में है। और इसके बारे में हमने कई सारी स्टडीज करी है और हमने इसके लिए ग्राउंड लेवल पे देखा हुआ है, क्योंकि जो केवल शास्त्र में है वो शास्त्र की चर्चा करने से नीतियाँ नहीं बनती। नीतियाँ बनने के लिए उसके लिए आपको पब्लिक हेल्थ में जो एक आज क्या स्थिति है उसका हमें एक एविडेंस देना पड़ता है कि हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, हाउ इट इज यूजफुल टू द कम्युनिटी। हम 50 साल पहले की अगर बात करते हैं तो उस समय हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, और ग्रीन रिवोल्यूशन वो उस समय जरूरी था, लेकिन जो नीतियाँ बनती है उन नीतियों का आगे जाके 50 साल के बाद में उसका क्या असर होता है, इसका हमें 50 साल पहले से सोचना चाहिए। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ कि व्हीट और राइस, इसकी मात्रा उसको हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया और व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये व्हीट और राइस का प्रोडक्शन जो बढ़ गया उसके माध्यम से जो अलग अलग जो हमारे देश में जो फूड की जो विविधता थी, हर रीजन का जो डाइट है वो अलग है। बंगाल का डाइट अलग है, उत्तराखंड में जाइएगा उनका आहार अलग है, हरियाणा का आहार अलग है, केरला का आहार अलग है, और उस प्रदेश के लिए वो जो आहार है उसका जो ट्रेडिशनल फूड है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस जो फूड की जो परंपरा थी, जो आहार की जो परंपरा थी, तो उस आहार की परंपरा से हम थोड़े से डिविएट हो गए। यहाँ पे कई सारे केरला के वैद्य भी है, कई सारे विद्यार्थी भी है। 40 साल पहले केरला में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पे रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में गेहूं को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, और केवल गेहूं नहीं मैदे को इंट्रोड्यूस किया गया। और आज कहीं भी जाएगा केरला में, शाम के समय में जाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट में, तो उस समय आपको राइस मिलता नहीं है, मलाबार पराठा मिलता है राइट। तो ये मलाबार पराठा है, ये मैदे से बना है, और ये मैदे से बना हुआ मलाबार पराठा है। तो दीज आर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, और ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने आ गए, और इसीलिए आज जो वहाँ का जो इंसिडेंस है, मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज ये केरला में है। गंगाधर जी यहाँ बैठे हैं, गंगाधर जी बताएंगे। तो ये जो इंसिडेंस है ये क्यों बनता है, और ये जो आहार में हमने जो चेंज किया, परिवर्तन किया, उसके कारण वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसका, वहाँ का जो एक डिसीज पैटर्न है वो कैसे चेंज हो गया। तो इसी में एक्चुअली हमारा आगे का ये विषय होती है कि अगर आज भारत में डायबिटीज अगर ज़्यादा है, हाइपरटेंशन ज़्यादा है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज ज़्यादा है एक बाजू में, और दूसरी बाजू में अंडर न्यूट्रिशन ये भी उतना ही है, तो इसको चेंज करना ये किसी भी दवाई के माध्यम से नहीं होगा। जितनी भी वो दवाइयाँ हम देते रहेंगे, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे हाइपरटेंशन की हो, आज एक दवाई देगी, कल दूसरी दवाई देगी, कल तीसरी दवाई देगी, कल उसको इंसुलिन हमने शुरू कर दिया, इंसुलिन का डोज हमने बाद में बढ़ा दिया। तो दिस इज नॉट अ रिवर्स प्रोसेस। और रिवर्सल जब होता है कि जब हम आहार लेते हैं और वहाँ से एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस शुरू होती है। तो जो हमने बात कही कि एक जगह अंडर न्यूट्रिशन है और दूसरी जगह ओवर न्यूट्रिशन है। तो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन ये जो दोनों है, ये दो एक्चुअली कैसे आ गए, फूड सिस्टम के कारण, उपयोग संस्था राशन के माध्यम से व्हीट एंड राइस ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, और ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। उसके बाद में फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया, और फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो शेड्यूल है, शेड्यूल 1, तो वो जो शेड्यूल 1 है उसमें क्या है, इट इज मेंशनिंग ओनली अबाउट द कैलोरी, कि इतना कैलोरी जाना चाहिए। तो कैलोरी इज नॉट सफिशिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो भी जरूरी है। जो हम कहते हैं
कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, षड्रसात्मक आहार होना चाहिए, तो वो जरूरी है। और जो एक पहले नीति बनी, ये रेगुलेशन हो गया, उसके बाद में फूड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, उसके बाद में एक्ट आ गया, ये जो सारी स्थिति है, ये है फूड सिस्टम। और उसी प्रकार से जो फूड मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, वो फूड मैन्युफैक्चरिंग भी उसी प्रकार से होने लगा। और आज जो वेजिटेबल्स भी मार्केट में जो मिलती है, 10-12 गिरी चुनी वेजिटेबल्स मिलती है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, और क्या टमाटर है, आलू है, प्याज है, और 2-4 वनस्पति है। इसको छोड़ के और कोई वनस्पति आज वेजिटेबल, उसको जो भी वनस्पति है उसको वेजिटेबल ही मानते हैं, इसके सिवा बाकी जो भी है वो जो प्लांट है उसको वेजिटेबल नहीं मानते। लेकिन जो आयुर्वेद का जो शाक वर्ग है, आयुर्वेद का जो फल वर्ग है, तो ये जो सारा शाक वर्ग है, फल वर्ग है, जो अलग अलग संहिता में बताया हुआ है, और ये कई सारे ट्रेडिशन में हमें दिखता है, ये कई सारे प्रांतों में हमें दिखाई देता है। ये इतना सारा जो वेजिटेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी, इसमें कई सारे जो एडिबल शाक जो है वो खाए जा सकते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी ये कोल्हापुर में है, और शिवाजी यूनिवर्सिटी में एक ये प्रोजेक्ट किया गया कि वहाँ का जो दर्शन जो महाराष्ट्र है, तो वहाँ से आमतौर पर जो बरसात में जो वनस्पतियाँ उगती है, उसके अंदर कितनी वनस्पतियाँ वहाँ पे लोकली खाई जाती है, तो देयर आर एटलीस्ट 180 प्लांट स्पीसीज जो खाई जाती है। अब ये 180 जो प्लांट स्पीसीज है कि जो वहाँ पे आसपास में खाई जाती है, वेस्टर्न घाट जो है इट इज फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इस 180 में से कितनी सारी सब्जियाँ हमें मार्केट में मिलती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये जो अलग अलग वनस्पतियाँ खाई जाती है। से फॉर एग्जाम्पल जो पंपकिन है, तो पंपकिन के जो टेंडर लीव्स है, उसका जो लता होगी पेपर है, उसके जो टेंडर लीव्स है उसको खाया जाता है, उसकी सब्जी बनती है, और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। ये कितने हमारे वेदियों को पता है, कितने हमारे बच्चों को पता है, और कितने हमारे जो समाज है उसको पता है। बंगाल में ये ट्रेडिशन है, लेकिन क्या ये दिल्ली में खाया जाता है, क्या ये हरियाणा में खाया जाता है, तो शायद नहीं। उसी प्रकार से आयुर्वेद में पुनर्रमा करके एक वनस्पति है, भारंगी है, तो भारंगी है, पुनर्रमा है, ये वनस्पतियाँ खाई जाती है, इनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, पर यह फॉरगॉटन है। और आज पुनर्नमा यूएस में बहुत ज़्यादा दाम में वो बेची जाती है एज ए सलाद, लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि पुनर्नमा वहाँ पे इतने दाम में ज़्यादा बिकती है, वहाँ पे इतने दाम में वो खरीदी जाती है और वो खाई जाती है। सो दिस इज नॉलेज दैट वी मस्ट हैव कि दुनिया में क्या चल रहा है, किसमें क्या ताकत है, हमारे शास्त्र में सारा दिया हुआ है, और इसको अगर हम कर सकते हैं तो दिस इज उपयोग संस्था, और उसके माध्यम से हम अलग अलग पदार्थ बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो पुनर्नमा है वो फ्रेश ही खानी चाहिए। अब आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी का आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, और ये जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके उसका जो शेल्फ लाइफ है, वो शेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं विदाउट एक्चुअली अफेक्टिंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक इसके ऊपर एक प्रयोग किया गया, और अभी तक लोग जानते हैं मोरिंगा, जिसको हम सिगरू कहते हैं, सही जाने। तो सिगरू के बारे में बहुत सारा काम हुआ, और सिगरू तो ये शुरुआत कहाँ से हो गई, तो इथियोपिया और मलावी ये जो देश है, तो इथियोपिया और मलावी वहाँ पे फाइटर न्यूट्रिशन बहुत सारा था, वे लैकिंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट। और वहाँ पे तो ये जब सर्वे किया गया, डब्ल्यूएचओ ने सर्वे किया और यूनिसेफ ने जब सर्वे किया, तो वहाँ पे इसको देखा गया कि वहाँ पे ये सिगरू के जो पेड़ है वो बहुत सारे हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज है, तो वहाँ पे सिगरू होता है और लोग उसको खाते हैं। तो उन्होंने उस पर असर अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद में उनको पता चला कि इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर बाद में वहाँ पे इंडस्ट्री आई, और इंडस्ट्री ने अभी जितने भी सही के अलग अलग पदार्थ जो है जो मार्केट में मिलते हैं वो वहाँ से एक्चुअली शुरू हो गए। तो सही तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे संहिताओं ने इसके बारे में खजाना दिया है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि भारंगी है तो कई सारे जो बच्चे हैं उनको अपर स्पीड ट्रैक इन्फेक्शन होता है, बार बार अपर स्पीड ट्रैक इन्फेक्शन होता है, कई सारे बूढ़े हैं उनको अपर स्पीड ट्रैक इन्फेक्शन होता है, पोल्यूशन के कारण इन्फेक्शन होता है, तो क्या हम भारंगी से कुछ प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं कि जो हम आहार्य मात्रा में दे सकते हैं? आज हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन का प्रमाण इतना बढ़ा हुआ है, किडनी फेलियर है, जरूरी नहीं कि किडनी फेलियर मतलब वो एन से ये साथ होना चाहिए, लेकिन स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो क्या हम उनको पुनर्नमा से बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ है क्या उनको हम दे सकते हैं? तो इस प्रकार से ये एक सिस्टम डेवलप करना
दिस इज कॉल्ड एज अ फूड सिस्टम। ये है उपयोग संस्था। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सारा है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द स्टैटिस्टिक्स, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो अंडर न्यूट्रिशन क्यों होता है? तो क्या बाकी बच्चों को बिल्कुल खाना नहीं मिलता है? अगर वैसी स्थिति है तो आज कंट्री में अगर किसी भी आप स्टेट में जाइएगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, minimum 40% of the children they are having iron deficiency anemia. So minimum 40% of the children they are having iron deficiency anemia, जिससे भी adolescent age की जो क्रिया है, even in the well-to-do family, तो क्या उनको खाना नहीं मिलता है क्या? तो फिर भी उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 10-11 एकदम यहाँ तक क्यों रहता है? हार्डली आपको कोई स्त्री इस प्रकार से मिलेगी कि जिसका हीमोग्लोबिन 14 है या 14.5 है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज वेरी कॉमन, और ये प्रोग्राम जो है वो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के माध्यम से हम पिछले कई साल चला रहे हैं। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 50 छोड़ दीजिएगा, लेकिन कम से कम 60 साल तो हो गए कि हम आयरन और फोलिक एसिड को हम बांटते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड को जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर एनीमिया का आज भी इंसिडेंस अगर 40%, 50%, कई हद तक 60% भी है, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दी डेफिशिएंसी इन द इनटेक, इट इज द डेफिशिएंसी इन द अपटेक। और यहाँ पे हमारा सिद्धांत आता है अग्नि का सिद्धांत। अगर अग्नि उसका ठीक नहीं है तो अपटेक होगा ही नहीं, और अगर अग्नि ठीक है तो जो भी वो खा रहा है उससे अपटेक होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा नहीं। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग अ सप्लीमेंट ऑफ दिस आयरन, हमें क्या ये नहीं देखना चाहिए कि हम उसको अग्नि को कैसे बढ़ाएं? क्या हम ये नहीं देख सकते कि उसका जो पाचन है उसको हम कैसे बढ़ाएं? तो जो ग्रहणी दोष का जो संकल्पना जो आयुर्वेद में भी है, तो ग्रहणी दोष क्या है? इट इज बेसिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है जो गट में होता है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ये ग्रहणी है। और यहाँ पे जो कला है, क्योंकि वहाँ पे जो एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग, उसमें एक्चुअली इन्फ्लेमेशन होता है और उसके कारण वहाँ पे डिसबायोसिस डेवलप होता है। ये है सिर्फ कला है, और यहाँ पे कला का कार्य शुरू होता है कि कला क्या है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि सिर्फ धरा कला था, मध्य धरा कला, या पूरी धरा कला था, अति धरा कला। अब ये जो कला है वो पूरी गट में भी है, और उसका कार्य जो होता है इसके ऊपर कोई ने बहुत संशोधन नहीं किया कि कला कैसे कार्य करती है, लेकिन इसका एक्चुअली महत्व जो है यहाँ पे आता है। ये हमारा सिद्धांत है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं कि जैसे ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हमने सोचा कि आयरन सप्लीमेंट देने के बजाय क्या हम ग्रंथों में जाके इस प्रकार से कोई पाठ देखते हैं कि जो डायरेक्ट उसमें आयरन नहीं है, लेकिन जो अग्नि का जो बल बढ़ा देगा, जो बच्चे उसको आराम से खा सकते हैं। और द्राक्षा भी लेले करके एक फॉर्मुलेशन है, और द्राक्षा भी लेले जो है, तो ये मैंने सोचा कि हो सकता है कि द्राक्षा भी लेकर हम देंगे पब्लिक हेल्थ में तो उससे एनीमिया इंप्रूव होगा। और फिर द्राक्षा भी लेकर हमने 4-5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनको हमने कुछ संस्थाएं जो थी, बहुत अच्छी संस्थाएं थी जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमने उसको रिक्वेस्ट करी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, ये भारत सरकार से आपको इतना फंडिंग मिलेगा, और द्राक्षा विधि को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। द्राक्षा विधि इम्प्लीमेंट करने के बाद में मैं बताना चाहूँगा, बेलगांव में एक्चुअली जो एसडीपी है केवी जो संस्था है, तो उसके माध्यम से हमने ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो इम्प्लीमेंट करने के पहले वहाँ का जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं वहाँ पे एक्चुअली देखा हूँ, आप हो सकता है कि और भी किसी लोगों ने देखा होगा, एकदम रिमोट एरिया है। बेलगांव सिटी से मैं इसकी बात मत करिएगा, लेकिन आजू बाजू में बिल्कुल पहाड़ी है, और वहाँ पे जाने के बाद में ना वहाँ पे नेटवर्क आता है, ना मोबाइल वहाँ पे चलता है, ना वहाँ पे इंटरनेट आता है। यू आर कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। तो इस स्थिति में वहाँ पे जब द्राक्षा भी ले लिया और द्राक्षा भी ले तो बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से खाया। आई हैड अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद चिल्ड्रन। अनुपम जी मेरे पास समय कितना है मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वो रोक दूंगा। तो बच्चों ने जब इसको खाया, मेरे बच्चों से पूछा कि तुमने कैसे खाया, तो बच्चों ने बोला कुछ नहीं, रोटी को हमने जैसे ब्रेड पर लगाते वैसे हमने खाया और रोटी को खा लिया। तो चपाती का उन्होंने रोल बना के रास्ते में लेर को खा लिया, और फिर वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि अगर सब 2 महीने की टीसी दी है तो कई सारे बच्चों ने तो 1.5 महीने में खत्म कर दिया।
तो एक्सेप्टेंस ये पहली बात है। तो एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी बच्चे ने कोई भी दवाई लेके फेंकी नहीं है। जो हम आयरन फॉलिक एसिड देते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि उससे गैसेड डेवलप होता है और उससे सिर्फ प्रेगनेंसी में वैसे भी एक्चुअली वहाँ पे एनर्जी दे रहता है। तो कई सारी महिलाएं जिसको फेंक देती हैं वो खाती ही नहीं है। तो एक्सेप्टेंस अच्छा है। और इम्प्लीमेंट करने से पहले 5 मिनट में बुलाया नहीं था, 5 मिनट में खत्म नहीं करूँगा। ये कुछ अनुभव है, मैं सोचता हूँ कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। आई होप कि आपको बोरिंग नहीं होता होगा। तो ये जो हमने इम्प्लीमेंट किया ये बहुत सोचने की बात है कि जब हमने ये इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे, तो इम्प्लीमेंट करने से पहले वहाँ का जो एनीमिया का इंसिडेंस था इट वाज 38%। और 1 साल के अंदर अंदर वो एनीमिया का रेट घट के वहाँ पे 2.8% हो गया विदिन 1 ईयर। ये आयुर्वेद की ताकत है। और इसी को आगे कंटिन्यू किया, एट द एंड ऑफ 2nd ईयर वो घट के 1.4% हो गया। तो इतना लाभ जो है वो केवल द्राक्षालय से हो सकता है। अब इस प्रकार से हमने एक जगह इम्प्लीमेंट किया, दूसरी जगह इम्प्लीमेंट किया, तीसरी जगह इम्प्लीमेंट किया, अलग अलग जगह इम्प्लीमेंट किया और सभी जगह लगभग इसी प्रकार के रिजल्ट आते हैं। अब इसको हम आगे जाके हम इसको जो रेगुलेशन की जो मैंने बात करी तो उसमें हम लेके जा रहे हैं। और पोषण 2, तो पोषण 2 ये WCD का प्रोग्राम है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मंत्रालय है उसका प्रोग्राम है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है ये पोषण 2 में हम लेके गए। और मुझे आनंद है ये बताने के लिए कि ये पोषण 2 में जो सारे कंसेप्ट और अलग अलग जो आयुर्वेद के जो फॉर्मुलेशन थे वो हम उसमें लेके गए, उसको कैबिनेट ने मान्यता दे दी। अब यहाँ पर जो सारी इंडस्ट्री बैठी हुई है, चौहान जी बैठे हुए हैं, अब जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है कि अगर गिलास तक का मान लीजिएगा कि आज का प्रोडक्शन अगर मान लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं लेकिन समझिए कि 10 टन है पूरा, तो ये 10 टन का जो प्रोडक्शन है उसकी डिमांड बढ़ेगी 100 टन के लिए। तो ये 10 टन से 100 टन जाना ये इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है, ये है उपयोग संस्था। उसी प्रकार से द्राक्षावलय जो है, तो द्राक्षावलय में और संशोधन करने की जरूरत है कि उसमें किस टाइप के द्राक्षा जो है उसको हमें प्रयोग करना चाहिए। और उसके ऊपर प्रयोग करने के बाद में फिर उसका जो उत्पादन है वो कितनी गुना बढ़ना चाहिए। अब ये जो चाहे हीरक तक चूर्ण होगा, चाहे द्राक्षावलय होगा या गाड़ी मस्त चूर्ण होगा या अलग अलग जो बाकी जो फॉर्मुलेशन हम जो सिलेक्ट किए हैं, जब उसमें इतने हजारों टन की उसमें रिक्वायरमेंट होगी तो उन हजारों टन के बनाने के लिए एक तो बैकवर्ड लिंकिंग हमें करना होगा, मतलब उसका जो एक्चुअली रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल हमें करना होगा। मेरे बाद में जो आने वाले स्पीकर है वो मिर्ची प्लांट के बारे में बताया, बोलेंगे तो कुछ बताया गया, तो ये इसके बारे में बताएंगे कि हमने उपचार कैसे करना है। और भी ये जिम्मेदारी बनती है इंडस्ट्रीज की कि इसका प्रोडक्ट जो है हम कैसे बनाएंगे। अब आप बताइएगा कि ये शास्त्र जो है उसको हमने कॉमर्स के साथ भी जोड़ दिया। तो एक तो हो गया, पहले शास्त्र चर्चा हमने करी, उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया कि ये करने से ये होता है। उसके बाद में हमने नीति बनाई, उसका रेगुलेशन बनाया और ये कॉमर्स के साथ लिंक हो गया। अब इसका जो क्षेत्र है ये क्षेत्र केवल भारत तक सीमित नहीं रहता है, तो पूरा अफ्रीका और पूरा जो एशिया है ये सदीने के लिए समस्या है। तो पूरा केवल भारत नहीं, तो पूरा जो अफ्रीका है, पूरे अफ्रीका में हम जा सकते हैं, वहां पे हमारे प्रोडक्ट उसको सेल कर सकते हैं। अगर रेगुलेटरी अगर कंसेंट है उसकी तरह बात करेंगे तो इसीलिए हमने ये आयुर्वेद आहार जो है हम उसको लेके आ गए। तो आयुर्वेद आहार ये जो रेगुलेशन है वो आहार को मान्यता देता है और आहार में कौन कौन सी चीजें आती है उसमें डिफाइन किया गया है। और विदेश में अगर हम जाएंगे तो कई सारे कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड दी USA एंड कैनेडा, तो वहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स वहाँ पे अलाउड है। और आज भी कई सारी जो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ जो है इंक्लूडिंग जिसमें पारद है, जिसमें आर्सेनिक है, ये सारी दवाइयाँ वहाँ पे जाती है न्यूट्रास्यूटिकल के माध्यम से।
और जो हम अलग अलग अखबार में जो पढ़ते हैं कि आयुर्वेद की दवाई के कारण टॉक्सिसिटी हो गई, वो इसलिए होता है क्योंकि हम दवाइयाँ बेच रहे हैं वहाँ पे न्यूट्रासिटी के कारण, न्यूट्रासिटी के नाम पे, और जो आहार के जो मापदंड है, आहार के जो मानक है, वो उसमें लगते हैं। आहार में आर्सेनिक हो ये कोई नहीं कहता, आहार में कारक हो ये कोई नहीं कहता, लेकिन अगर हम पहले से ही कहते हैं कि ये दवाई है और ये दवाई जो है वो आपने साल भर नहीं खानी है, अगर त्रिभुवन गिरती है या कोई भी दवाई है आरोग्यवर्धिनी है, आपने 4 दिन खानी है, 5 दिन खानी है, 15 दिन खानी है, उसके बाद में बंद करना है, अगर इस प्रकार से क्लियर कट जाएगा तो टॉक्सिसिटी नहीं आएगी। तो ये वहाँ के रेगुलेटर्स को समझाने का हमारा काम है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जो न्यूट्रासिटिकल की बात कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा जो स्कोप है वो उसमें बढ़ सकता है। न्यूट्रिशन की जो बात हम करते हैं तो केवल बच्चों में होता है या महिलाओं में होता है ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एकदम नवजात बच्चे हैं उनको भी ये होता है, और जो एकदम बूढ़े हैं उनमें भी होता है। तो जो नवजात बच्चे हैं तो उनमें जो माल न्यूट्रिशन होता है, अंडर न्यूट्रिशन होता है, हमारे यहाँ पे बताया गया कि क्षीरा, केदारनाथ और अन्नाद। तो क्षीरा की अवस्था जो है तो पहले तो है कि मातृस्तन्य है, और मातृस्तन्य अच्छी मात्रा में आए और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो उसके लिए गर्भिणी परिचर्या करना बहुत जरूरी है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहता हूँ गर्भिणी परिचर्या का। तो गर्भिणी परिचर्या में कितनी ताकत है, और गर्भिणी परिचर्या को हमने एक्चुअली एज ए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब हमने ये छानबीन करना शुरू किया कि गर्भिणी परिचर्या भी बताया हुआ है, तो इसमें कितना कितना काम किन किन संस्थाओं में किया हुआ है, ये लगभग मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब इसके बारे में जब सोचना शुरू कर दिया और कई सारे संस्थाओं के बाद संस्थाओं में जब संपर्क किया, तो एक्चुअली मेरे सामने आ गया कि इसके ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया, इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। तो इट वॉज शॉकिंग टू मी कि मतलब एक बड़ी मात्रा में, हो सकता है कि किसी ने छोटा मोटा काम किया होगा, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ की हम बात करेंगे तो इतना बड़ी मात्रा में किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। और ग्रंथ में जो लिखा है, और अगर हमें आपको आगे लेके जाना है, हमें जब उसको इम्प्लीमेंट करना है पूरे देश में, और हमें पता है कि 10 साल से पहले जो स्थिति थी वो आज की स्थिति से अलग है। आज हमें वाकई ही राजस्व मिला हुआ है, ऐसे नहीं कि पहले राजस्व नहीं था। एक्ट बना 1970 में, एक्ट बना, जब एक्ट बना तो राजस्व मिल गया, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्गली आज जो राजस्व जो मिलता है, जितनी जो त्रिपुरा जी ने भी अपने भाषण में बताया कि हर कम से महीने में कम से कम एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर है आयुर्वेद को प्रधानमंत्री जी मोदी जी। 14 अप्रैल मुझे अभी भी याद है, 14 अप्रैल 2021, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने पहले मन की बात में च्यवनप्राश और जो आयुर्वेद की एडवाइजरी थी उसके बारे में बात करी। लगभग उन्होंने 4 मिनट दिए उसके ऊपर मन की बात में, और उसके बाद में जो कोरोना की जो एडवाइजरी थी जो आयुष मंत्रालय ने उस समय जो रिलीज करी थी, वो इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई और देश विदेश में चली गई। 8 अलग अलग भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ, इंक्लूडिंग अरेबिक एंड चाइनीज एंड रशियन, सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ और ये सारे विदेश में फैल गई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर 14 अप्रैल, यूजुअली होता है कि च्यवनप्राश जो है वो केवल सर्दी में खाया जाता है, गर्मी में च्यवनप्राश नहीं खाया जाता। जो इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ बैठे हैं बताएंगे, लेकिन 14 अप्रैल में जब एक्चुअली ये प्रधानमंत्री ने कहा, विदिन अ वीक दिल्ली के जितने भी स्टोर थे सभी के शेल्फ से च्यवनप्राश गायब हो गए। च्यवनप्राश वॉज नॉट अवेलेबल। तो इंडस्ट्री को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी कि दोबारा च्यवनप्राश लेके आया, और उस समय च्यवनप्राश का जो सेल हुआ, इसलिए मैंने कहा कि ये एक जो राजस्व मिलना है ये बहुत जरूरी है, और जो अभी मिल रहा है। तो मैं बता रहा था कि ये 2010 के बाद, 2011-12 के बाद, उस समय फिर पहले हमने काम किया कि जो गर्भिणी परिचर्या है उसके ऊपर एक गाइडलाइन करनी चाहिए। इंटरनेशनल हॉलीडे इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया 2017 में, और फिर हॉलीडे को हमने पहला काम किया कि पहले ये गर्भिणी परिचर्या जो है उसकी आप गाइडलाइन बनाइएगा, और ये गाइडलाइन बनाई गई, और ये गाइडलाइन बनाने के बाद में इसको हमने इम्प्लीमेंट करने का काम चालू किया।
तो ट्रैवल एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या काम चालू कर दिया, जो जहाँ पे एक्चुअली आज ये सुविधा उपलब्ध नहीं है